हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने केमिस्ट्री में सेकंड यूनिट सॉल्यूशंस में 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, कंसंट्रेशन को कैसे दिखाया जाता है उन कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा, और कुछ टर्म्स जो रहती हैं उनको हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक वैसे ही जैसे मोलैरिटी, परसेंटेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन के थ्रू हम उसकी उसकी कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं, ठीक वैसे ही नॉर्मेलिटी भी एक ऐसी टर्म है जिससे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं। तो अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को जानने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि कंसंट्रेशन का कोई भी तरीका हो, हम उसमें ये पता करते हैं कि कितना सोल्यूट कितने सॉल्यूशन में है, यानी कि सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है वो हमें बताता है उसकी कंसंट्रेशन। सोल्यूट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर सोल्यूट की अमाउंट कम है तो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन कम है। तो अब देखिए नॉर्मेलिटी में हम कैसे कंसंट्रेशन को मापते हैं। नॉर्मेलिटी हमें कहती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले हुए हैं गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितने लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले हुए हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट में अमाउंट को कैसे मापते हैं ये देखिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम ऐसे समझते हैं, जितना सॉल्यूट का मास दे रखा है सॉल्यूशन में डिवाइड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास, यहां से हमें पता चलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। इसको मैं और अच्छे तरीके से अभी एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप केवल इतना समझिए कि किसी भी सब्सटेंस के अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो उसके कितना मास दे रखा है डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास भी एक नई चीज है, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर हमारा सोल्यूट एसिड है या बेस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे डिवाइड बाय उसकी बेसिसिटी या एसिडिटी। तो अब देखिए ये नई टर्म आई है, बेसिसिटी क्या होती है। अब मैं आपको समझा दूं, जैसे हमारे पास H2SO4 एक एसिड है या HCl है या कोई और ऐसा ही एसिड, तो उसकी एसिड की होती है बेसिसिटी, और बेसिसिटी का मतलब जब वो सॉल्यूशन में घुलेगा तो कितने हाइड्रोजन देगा। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन देगा H2SO4, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, उसकी बेसिसिटी भी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक ऐसे ही HCl अगर वाटर में घुलेगा या सॉल्यूशन में जाएगा और वो आयंस में टूटेगा तो एक H पॉजिटिव देगा वो, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है, तो यहां पर बेसिसिटी का मतलब कोई एसिड जब सॉल्यूशन में जाता है तो वो कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, वो उसकी बेसिसिटी होती है। ठीक उसके अपोजिट एसिडिटी किसकी होती है, बेस की। और बेस आपको सबको पता होना चाहिए कि जैसे NaOH है और KOH है, CaOH ट्वाइस है, ये सारे क्या हैं, बेस हैं। जब ये सॉल्यूशन में घुलेंगे तो ये कितने OH नेगेटिव आयन देते हैं, वो उसकी क्या होगी, एसिडिटी। जैसे NaOH में एक OH नेगेटिव आयन दिया जाएगा तो उसकी एसिडिटी कितनी होगी, उसकी एसिडिटी 1 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्साइड के आयन दिए जाएंगे तो उसकी एसिडिटी कितनी होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ सकते हैं कि बेसिसिटी और एसिडिटी क्या होती है, और ये हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर वो कोई सिंपल एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बटे उसकी वैलेंसी। जैसे एल्यूमिनियम की हम बात करें, कॉपर की हम बात करें, तो कॉपर का एटॉमिक मास डिवाइड बाय उसकी कितनी वैलेंसी शो करता है, जैसे एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी शो करता है तो 27 एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है, डिवाइड बाय 3 अगर करेंगे तो 9 हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, और ये चीजें अगर हमें निकालनी आ गई तो स्टेप वाइज हम निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी क्या होगी। ठीक है, अब देखिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे नॉर्मेलिटी को, फिर अच्छे से समझ में आएगी। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 in 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए
हमें दिया गया है कि 9.8 ग्राम H2SO4 है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 250 मिलीलीटर। ध्यान रहे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 1 मिलीलीटर भी होता है, और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर होता है। ये रिलेशन बार बार इस्तेमाल होगा, याद रखना है आपको। तो देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो हमने अभी किया था वो क्या है? नॉर्मेलिटी का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इन लीटर्स का मतलब अगर मिलीलीटर में दे रखी है तो हम 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यूज में। तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने जो चैलेंज है वो है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे H2SO4 के। 9.8 ग्राम में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं H2SO4 के, वो हमें निकालना है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का जो तरीका है वो क्या है, अभी बताया था आपको, वो होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट और सब्सटेंस गिवन, जो गिवन मास है, और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो देखिए गिवन मास कितना है? गिवन मास है इसका 9.8 ग्राम। इक्विवेलेंट मास हमें नहीं पता, इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला पहले भी बताया था, हम अभी फिर से बता रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय, अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, और आपको पता होना चाहिए H2SO4 का मतलब है 2 हाइड्रोजन सल्फर के लिए 32 और ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 64। ये वैल्यू आ जाएगी टोटल 98। ये 98 क्या है? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। आपने 11th क्लास में भी ये सीखा होगा कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं आपको। हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 2 हो गया। यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन हैं तो 16 4 जा 64। तो ये टोटल ऐड करेंगे तो 98 इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ। और बेसिसिटी अभी मैंने आपको बताई थी कि H2SO4 को जब हम सॉल्यूशन में लेते हैं तो वो 2 हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू कितनी आई इक्विवेलेंट मास की? 49। इस 49 से हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो 9.8 ग्राम में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो हम आसानी से यहां निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू होगी कितनी? 0.2। ये वैल्यू हो जाएगी जब हम इसको निकालेंगे। ओके, तो अब देखिए हमने इस पूरी इंफॉर्मेशन से निकाल लिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जो कितना आया? 9.8 डिवाइड बाय 49 0.2। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के हम यहां पर रखेंगे और वैल्यू देखेंगे कितनी आई। अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आए हैं 0.2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कितनी थी? 250 मिलीलीटर, लेकिन लीटर में लेनी होती है तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में 1000 करेंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके 1000। ठीक है, 250 divided when 1000 is divided by 250 it comes out to 4, and 4 multiplied by 0.2 this is 0.8। तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी आ गई है? 0.8। तो अब देखिए मैं एक और न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूं। देखिए नॉर्मेलिटी थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसमें 2-3 कंसेप्ट मिक्स हुए हैं, तो नॉर्मेलिटी के ऊपर मैं इसीलिए आपको एक और न्यूमेरिकल बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। Calculate normality of a solution containing 5 ग्राम of NaOH in 250 cubic centimeter of solution। फिर से वही बात, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है सबसे पहले हम सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे गिवन वॉल्यूम से। तो अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला हमारा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास गिवन, जितना मास दिया हुआ है, और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास के लिए हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी, बिकॉज ये बेस है इसलिए डिवाइड बाय एसिडिटी। और मैंने आपको बताया था NaOH एक ऐसा बेस है जो एक OH नेगेटिव आयन देता है, तो इसका मतलब उसकी एसिडिटी कितनी होगी? 1 होगी। एसिडिटी इज 1।
तो देखिए मोलिकुलर मास कितना होता है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो जाएगा 40। तो 40 डिवाइड बाई एसिडिटी 1, इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मास किसका, NaOH का इक्विवेलेंट मास आ गया 40। और हम अब देखेंगे कि ये मास गिवन कितना है 5 ग्राम और इक्विवेलेंट मास कितना है 40। और यहाँ से अगर हम समझें इसको तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/40, तो वैल्यू 5/40 इज इक्वल टू 0.125। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 0.125, जो हम यहां पर रखेंगे 0.125। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ गई 250, क्योंकि ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है यानी मिलीलीटर में है, हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर देंगे और यहां से जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो हमारी नॉर्मेलिटी की वैल्यू होगी। तो यहाँ से इसको 4 पे काटेंगे और वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.5, ये हमारी नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा नॉर्मेलिटी। अगर आपको फिर भी कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, कोई भी चीज़ रहती है तो इसको रिपीट करके देख लीजिए, इसको थोड़ा बैक करके देख लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में डालिए आपकी क्वेरीज में, वो आपको सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट टर्म जिससे हम कंसंट्रेशन मापते हैं वो है मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस का मतलब है, मान लीजिए सोल्यूट के N1 मोल्स हैं और सोलवेंट के N2 मोल्स हैं, तो हम मोल फ्रैक्शन के हिसाब से बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। मोल फ्रैक्शन का मतलब, अगर हमें सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो x1 से दिखाते हैं N1/N1 प्लस N2, एंड सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन जो होंगे वो क्या होंगे N2/N1 प्लस N2। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो अब देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखने की है कि जितने भी टोटल मोल फ्रैक्शंस होंगे उनकी वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, ये हम देख सकते हैं। अब देखिए मैं एक एग्जांपल से इसको बताता हूँ। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसमें अल्कोहल और वाटर हैं, अल्कोहल के 4 मोल हैं और वाटर के 6 मोल हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसका कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल वो कितना होगा 4/4 प्लस 6 यानी 4/10 विच इज इक्वल टू 0.4। वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 6/4 प्लस 6 दैट मीन्स 6/10 मीन्स 0.6। तो हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सोलवेंट है, यानी जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है वो सोल्यूट है और बाकी दूसरा जो है कंपोनेंट वो सोलवेंट होगा। हम यहाँ से कंसंट्रेशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 0.4 है, 0.1 है, 0.2 है। सोल्यूट के मोल फ्रैक्शंस जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और मैंने आपको बताया कि जो टोटल मोल फ्रैक्शंस होते हैं x1 प्लस x2 उन सब को जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। और इस चीज़ को ये भी जस्टिफाई कर रहा है 0.4 और 0.6 को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक मोल फ्रैक्शन की तरह ही हमारे पास एक और टर्म है मास फ्रैक्शन, जिससे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास फ्रैक्शन में हम सोल्यूट और सोलवेंट के मासेस को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक WA ग्राम तो सोलवेंट है और WB ग्राम सोल्यूट है, तो सोलवेंट के मास फ्रैक्शन कितना होगा WA/WA प्लस WB और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा WB/WA प्लस WB। तो इस तरीके से मास फ्रैक्शंस हम निकाल सकते हैं और मास फ्रैक्शन से हमें आइडिया होगा कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, उसमें सोल्यूट की अमाउंट कितनी है और सोलवेंट की अमाउंट रिस्पेक्टिवली कितनी है। तो मास फ्रैक्शन इज ऑल्सो ए टर्म इन विच वी कैन एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस कंसंट्रेशन को मापने के लिए हमारे पास जो इस चैप्टर की लास्ट टर्म हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में वो है पार्ट्स पर मिलियन पार्ट। अब देखिए पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख 10⁻⁶। तो इससे हम समझ सकते हैं कि 10 लाख हिस्सों में से कितने हिस्से सोल्यूट के हैं। तो बहुत ही जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस होते हैं ना, जैसे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन है, पोल्यूशन में गैसेज जो हार्मफुल गैसेज होती हैं CO2 है, NO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जितनी भी हार्मफुल गैसेज हैं जो एनवायरनमेंटल को कंटेमिनेट करती हैं
उन गैसेज को हम ppm में मापते हैं, क्योंकि टोटल एयर में और बहुत सारी गैसेज हैं, उनका कुछ हिस्सा ही ये पॉल्यूटेड गैसेज होती हैं, जो गैस पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं वो होती हैं। तो हम इसको मापेंगे कैसे कि 10 लाख हिस्से अगर कर लिए जाएं सॉल्यूशन के, तो उनमें से कितने हिस्से बाई मास सॉल्यूट के हैं, ठीक है, यानी 10 लाख में से कितने हिस्से सॉल्यूट के हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, ऐसे इसको ज्ञात किया जाता है। तो आज के लिए मैं एक बार ब्रीफ करता हूं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये सारे मेथड्स पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले परसेंटेज पढ़ा था हमने, उसके बाद स्ट्रेंथ पढ़ा था, उसके बाद मोलैरिटी, उसके बाद मोलैलिटी, उसके बाद नॉर्मेलिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर मास फ्रैक्शन, और सबसे लास्ट पार्ट्स पर मिलियन पार्ट। तो ये देखिए, ये सारी टर्म्स हैं जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करती हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वे हो जाता है जिस तरीके का हमें चाहिए। जैसे कि बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है। मास की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास मास फ्रैक्शन है। मोल की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। परसेंटेज की बात करें, पर 100 ग्राम पर 100 मिलीलीटर की बात करें तो उसके लिए परसेंटेज है। स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में, सिंपल। तो ये सारे फैक्टर्स थे, ये आपने पिछले 2-3 लेक्चर्स में मैंने सारे बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9896570792। मैं आपको ईजी से ईजी वे में सारी चीज़ें बताने के लिए रेडी हूँ, आप बस मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।